हम बच्चों बायोटेक के टूल्स में पहले टूल्स एंजाइम के बारे में समझ चुके हैं। इसी में ही अगला टूल्स जो हम समझने जा रहे हैं वो है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अब हम समझेंगे। इसके सारे पॉइंट हम यहाँ क्लियर करेंगे। वेक्टर वेक्टर मतलब वेक्टर आर द कैरियर और व्हीकल डीएनए। वेक्टर एक तरह का डीएनए ही होता है विच ट्रांसफर डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल, जो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी वेक्टर एक तरह का डीएनए जो अपने डिजायर्ड जीन को कहां पहुंचा देगा, होस्ट सेल के अंदर पहुंचाता है। उसी को बच्चों हम नाम दे देते हैं वेक्टर। जैसे मान लीजिए डिजायर्ड जीन है और इस डिजायर्ड जीन को इस बैक्टीरियल सेल, ये बच्चों यहां पर एक तरह से मैं लिख सकता हूं होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है। अब बात आती है ये डिजायर्ड जीन होस्ट सेल में कैसे पहुंचे। तो हम क्या करते हैं, इसको होस्ट में पहुंचाने के लिए एक दूसरे डीएनए की हेल्प लेते हैं और ये जो दूसरा डीएनए यहां पर यूज किया जाता है यही वेक्टर है। ये वेक्टर ध्यान रखना बच्चों एक तरह का डीएनए ही है। आपसे कभी पूछे बायोटेक के अंदर वेक्टर केमिकली है क्या, तो डीएनए ही होता है। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। जैसे बच्चों ज्वाइन करेंगे वही लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये डिजायर्ड जीन यहां के जुड़ जाएगी और डिजायर्ड जीन यहां आने के जुड़ने के बाद इस डीएनए को हम आरडीएनए कह देंगे और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा इसको उठा के हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए जो दूसरा डीएनए काम में लिया गया, इसे दूसरे डीएनए का नाम वेक्टर। तो पूछे वेक्टर क्या, ऐसा डीएनए डिजायर्ड जीन को जो होस्ट सेल में पहुंचाने का काम करे उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब बात आती है ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या इसमें फीचर्स होने चाहिए, ये हमें पहले क्लियर करना चाहिए। क्लियर। तो वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स रिक्वायर्ड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये एक तरह की ओआरआई साइट है। याद है ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ओआरआई साइट कहलाती है। सेकंड नंबर पे आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और थर्ड आती है क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट। अच्छा, ये तीनों प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, इन्हीं को हम बच्चों अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी इस वेक्टर के अंदर क्यों होनी चाहिए। एक बात मुझे अभी इतना बताओ, यहां पर जो डिजायर्ड जीन हमने पहुंचा दी है, डिजायर्ड जीन, ये डिजायर्ड जीन आके यहां पहुंच गई, ये डिजायर्ड जीन यहां पहुंच गई। अभी मुझे एक बात बताइए, यहां हमने डिजायर्ड जीन की एक कॉपी डाली है, लेकिन डिजायर्ड जीन की एक कॉपी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो हमें इस डिजायर्ड जीन के नंबर को यहां सेल के अंदर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसकी नंबर यहां बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब इसको यहां रेप्लिकेट करके ऐसे 1 से 2 बनाना पड़ेगा। अब रेप्लिकेट करना है तो सबसे मेन बात, इस वेक्टर के अंदर यहां पर ओआरआई साइट होनी चाहिए। वेक्टर में कौन सी साइट होनी चाहिए, ओआरआई। अगर इसमें ओआरआई साइट होगी, ओआरआई साइट होगी तभी तो ये रेप्लिकेट करेगा। तो यहां ओआरआई साइट का होना क्यों जरूरी है, ताकि हम डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ा सके। यानी इस प्लाज्मिड की, इस डिजायर्ड जीन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए ओआरआई का होना बहुत जरूरी है। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई, क्लियर हुई। अच्छा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहां बच्चों हमने क्या किया, इसको उठा के अब हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर जब डालते हैं तो वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी काम आती है ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। यहां बच्चों आप देखो, अभी तो वेक्टर 1 है, अभी डिजायर्ड जीन 1 है, तो अब ये यहां पर ऐसे रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2 बनेगा। और 2 क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ओआरआई होना चाहिए। अगर इस वेक्टर के अंदर ओआरआई है तो ये यहां रेप्लिकेट करता जाएगा और रेप्लिकेट करेगा तो 1 से 2, फिर 2 से यहां 4, इस तरह से यहां पर इसकी नंबर ऐसे बढ़ती जाएगी। तो यहां प्लाज्मिड की इस तरह से नंबर इंक्रीज होती जाएगी। ये नंबर तभी इंक्रीज हो सकती है जब इसके अंदर यहां पर ओआरआई साइट है। ओआरआई होगा तभी तो ये रेप्लिकेट करेगा। अब सोचो, अगर इसमें ओआरआई नहीं होता तो, ओआरआई नहीं होता तो ये कभी नंबर बढ़ा ही नहीं सकता। और ये नंबर का बढ़ना, इसी को बच्चों हम क्लोनिंग कहते हैं। डिजायर्ड जीन के नंबर आप देखो, ये नंबर यहां पर ऐसे बढ़ती जा रही है और ये नंबर का बढ़ना, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोनिंग। तो डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग करने के लिए, उसकी नंबर को बढ़ाने के लिए ओआरआई का होना मस्ट है। अच्छा, ओआरआई का होना इसलिए भी जरूरी है, ध्यान सुनना पहले, ओआरआई का होना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि ये जो प्लाज्मिड है इसकी कॉपी नंबर को इंक्रीज किया जाए। कॉपी नंबर वही रेप्लिकेट हो रहा है तो प्लाज्मिड की भी कॉपी बढ़ती जा रही है, तो प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को भी इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ ये कॉपी नंबर को कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल मतलब जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5 कॉपी बना दी मैंने,
अब यहां पर इसकी कितनी कॉपी बनाना है, 10 बनाना है, 50 बनाना है, 100 बनाना है, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। एक प्लाज्मिड के अंदर, एक सेल के अंदर ऐसे प्लाज्मिड की कई कॉपी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉपी सेल के अंदर हो जाए तब भी गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस में कॉपी हो जाए तो पूरी सेल में केवल प्लाज्मिड प्लाज्मिड हो जाएगा, तब तो फिर सेल प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगी। तो यहां इसकी कितनी कॉपी रखना है उसको कंट्रोल करने का काम भी ओआरआई ही करता है। बात को सुनना अच्छे से। इसकी नंबर को बढ़ाने का काम, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ाने का काम ओआरआई करता है, साथ ही साथ कितनी कॉपी मेंटेन करना है उसको कंट्रोल करने का काम भी ओआरआई करता है। मान लीजिए जैसे इसकी नंबर ज्यादा होगी तो ये ओआरआई साइट अपने आप में ब्लॉक हो जाएगी, और जैसे ये ब्लॉक हो गई नंबर बढ़ना बंद हो जाएगी। तो कितनी कॉपी रखना है वो कंट्रोलिंग का काम भी ओआरआई के पास ही होता है। यानी ओआरआई के क्या काम है, ध्यान सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ओआरआई डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ा रहा है? यस। क्या ओआरआई प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ा रहा है? यस। क्या ओआरआई प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को कंट्रोल भी कर रहा है? यस। तो इसके बच्चों ऐसे यहां पर ओआरआई के कई फीचर्स होते हैं। तो ओआरआई क्यों क्यों चाहिए वो बातें हम समझे। दिस साइड इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर नंबर बढ़ा रहे बेटे। अच्छा, होस्ट के बाहर अगर नंबर बढ़ाना हो तो पीसीआर कर देते। पीसीआर तो सेल के बाहर काम करता है, लेकिन हमें सेल के अंदर नंबर बढ़ाना है तो फिर ओआरआई होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग ऑफ द जीन। ये वर्ड याद रखना। क्लोनिंग का मतलब ऐसे नंबर का बढ़ना। जैसे अरे ये इसकी कॉपी तो बना रहे, ऐसे कॉपी करना, उसी को हम क्लोनिंग ऑफ जीन भी कह सकते हैं। तो ओआरआई का पहला फीचर ये कॉपी नंबर को इंक्रीज, ये डिजायर्ड जीन के नंबर को इंक्रीज करता है। सेकंड पॉइंट, एनी पीस ऑफ डीएनए, ये एनसीईआरटी लाइन है, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस, मतलब ये डिजायर्ड जीन को जब इस ओआरआई के साथ लिंक कर दिया जाए, लिंक करने का मतलब ये इनडायरेक्टली जोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि ओआरआई में ही जोड़ना है, ओआरआई के साथ ऐसे इनडायरेक्टली से लिंक कर दिया तो जैसे ये यहां से रेप्लिकेट करेगा तो ये पूरा ही रेप्लिकेट करेगा। तो याद रखिएगा, एनी पीस ऑफ डीएनए मतलब इसकी बात कर रहा है, व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस यानी ओआरआई सीक्वेंस, ओआरआई के साथ जब ये लिंक हो जाता है, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल, तो ये होस्ट सेल के अंदर क्या करता जाएगा, रेप्लिकेट करता जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये दोनों पॉइंट नोट किए। ओआरआई का पहला काम क्या बताया, डिजायर्ड जीन की नंबर को बढ़ाना, और नंबर बढ़ाने के लिए इसको ओआरआई साइट के साथ लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट इसी का आता है ओआरआई का ही। ओआरआई साइट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड विद इन सेल। सेल के अंदर प्लाज्मिड की कितनी कॉपी रखना है उसको कंट्रोल करने का काम भी ओआरआई का ही होता है। क्लियर? ये नीट में क्वेश्चन आया था, यही लाइन आई थी एग्जैक्टली। विच सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, यही लाइन आई थी। तो याद रखना, कॉपी नंबर को इंक्रीज करना, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो ओआरआई साइट का ही होता है। अच्छा, एक और खास बात हो, सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज। एक सेल के अंदर या तो ऐसी सेल के अंदर या तो ऐसी एक कॉपी होगी या 2 कॉपी होगी, एक या 2 कॉपी होगी, लेकिन पर सेल, वेयर एज अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज, मतलब सेल के अंदर 15 से 100 कॉपी भी हो सकती है। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ध्यान रखना, यह नहीं सोचना कि प्लाज्मिड की केवल एक ही कॉपी होती है, यह एक से ज्यादा भी हो सकती है, कई बार तो 15 से 100 तक हो सकती है, और कई बार तो और ज्यादा हो सकती है। अरे बात समझ में? तो ओआरआई साइट के क्या क्या फीचर है, क्लियर सबको अच्छे से? एक बार फिर बोलता हूं, ओआरआई डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ाता है, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ाता है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी करता है। और याद रखना, एक सेल में प्लाज्मिड की कई कॉपी हो सकती है। बात समझ में? तो ये ओआरआई के जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए ये सब आपको आना चाहिए। तो ये मैंने पहली प्रॉपर्टी, ओआरआई होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर ओआरआई होना मस्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, ये समझ में आया सबको अच्छे से? अगला आता है यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्यों चाहिए? जब हम बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालते हैं तो वहां 3 तरह के केस बनते हैं, उसमें से रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। क्या होता है इसको मैं एक डायग्राम से क्लियर करता हूं। ये डिजायर्ड जीन है और ये बच्चों यहां पर ऐसे वेक्टर है, मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। एक जैसे वेक्टर की कई कॉपी लेते हैं। अब इनको यहां पर जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते टाइम 2 केस है। पहला केस तो होता है कि डिजायर्ड जीन आके यहां जुड़ जाए, कुछ सिखाया था ऐसा, और एक केस ये था कि ये वेक्टर खुद से लाइगेट हो जाए।
सेल्फ लाइगेट हो जाए, खुद से जुड़ जाए। अच्छा, यहां नया डीएनए आ रहा है, मतलब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट में मैंने आर लिख दिया। यहां नई जीन नहीं आई, पहले जैसे ही था, नया कुछ इंटर नहीं हुआ, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब दो तरह के वेक्टर बन गए, एक रिकॉम्बिनेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इनको उठा के जब होस्ट पे पहुंचाते हैं, तो होस्ट सेल में पहुंचाते टाइम टोटल 3 केस बनते हैं, याद करना अच्छे से। पहला केस, दोनों में से कोई नहीं जाए, अरे याद है, दोनों में से कोई नहीं जाए। दूसरा केस, ये वाला चला जाए, और तीसरा केस, ये वाला चला जाए। कुछ याद है ऐसा? अच्छा, दोनों में से कोई नहीं गया, तो बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको कह देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये वाला गया, ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट का, तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। शॉर्ट में लिखा है, एक बार फिर बोलता हूं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये चला गया, तो इसका नाम आप बोलो, हां, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब बताओ, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, नंबर 2 दे देता हूं, नंबर 3 दे देता हूं। 1, 2, 3 में से कौन सी सेल हमारे लिए रिक्वायर्ड है या काम की है? हां, क्या आंसर दोगे बच्चों? ये वाली सेल हमारे लिए काम की है, क्योंकि हमारी डिजायर्ड जीन यहां बैठी है और इसके अंदर बैठी है, तो ये वाली हमारे काम की है, तो हमें इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। किसका? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, यानी इन तीनों में से इसका सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा। अब बात आती है इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन चाहिए। नाम से समझ में आ रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब कुछ सिलेक्ट करने वाली जीन। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन इस रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कराती है। कैसे कराती है वो नहीं बता रहा हूं। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या? सिलेक्टेबल मार्कर का काम होता है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन के एग्जाम्पल कौन सी ऐसी जीन है जो सिलेक्शन कर सकती है? इनके एग्जाम्पल में पहली कैटेगरी आती है जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। अच्छा, इन एंटीबायोटिक में जैसे एग्जांपल ले, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जिसको शॉर्ट में AMPR लिख देते। AMP का मतलब बोलो, एम्फीसिलिन, R मतलब रेजिस्टेंट। इसी तरह से क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक के नाम है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, CHLR। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसी तरह से कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। इसी तरह से, अच्छा, यहां पर ऐसी कई सारी हो सकती है, एम्फीसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एक बात ये ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंट जीन होती है ये नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होती है। मतलब जो नॉर्मल ई कोलाई होता है उसमें ऐसी रेजिस्टेंट जीन नहीं होती है। ये हम इसके अंदर लगा के रखते हैं, रेजिस्टेंट जीन इनके अंदर लगा के रखते हैं, वेक्टर के अंदर। तो वेक्टर के अंदर ऐसी रेजिस्टेंट जीन लगा के रखनी पड़ती है। अच्छा, सेल में नहीं होती, क्योंकि अगर सेल में हो गई तो सिलेक्शन करने में दिक्कत हो जाएगी। अरे बात समझ में? तो वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर रखते हैं ताकि इसका सिलेक्शन रख सकते हैं। ये सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल क्लियर हुए। और याद रखना, नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसमें कोई रेजिस्टेंट पावर नहीं होती है। और ये याद रखना, सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल बताओ तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आता है लेग जेड जीन, कुछ याद है? हां, वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन। तो ये भी एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल्स मैंने बताए। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है। अब बात आती है इसका सिलेक्शन किया कैसे जाए, कैसे किया जाए। ये बच्चों मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं जब स्टेप समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम समझ रहे हैं टूल्स, बायोटेक के टूल्स पढ़ रहे हैं। जब हम बायोटेक की स्टेप समझेंगे तो एक स्टेप यही आएगी, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। बताऊंगा मैं आपको इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो जब हम इसका सिलेक्शन करेंगे, यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लेग जेड जीन हेल्प करेगी। कैसे करती है ये मैं फिर कह रहा हूं, अभी नहीं बता रहा हूं, आगे समझा दिया जाएगा। क्लियर? अभी बस ये एग्जांपल आप लिख लो। अब ये डाउट पूछना भी मत मुझसे कि ये किस तरह से यहां पर सिलेक्ट हुई, अपने आप सिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर? अपनी एनसीईआरटी में जब ये बात लिखी है उसके बाद ही वहां सिलेक्शन का तरीका समझा रखा है, लेकिन मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेप्स के अंदर इस बात को क्लियर करूंगा। क्लियर? तो आप लोग बस अभी इसको नोट करके रख लीजिएगा। बात समझ में? ये नोट कर लिया? ये तो मैं आपको पहले बेसिक स्टेप में समझा चुका हूं। अच्छा, तो सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। बताओ, इस वेक्टर के अंदर
ORI होना चाहिए, यस। यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यस। दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट। सबसे पहली बात आती है वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट एग्जैक्टली होती क्या है, किसे हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो उस बात को पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले इसको एग्जांपल से या डायग्राम से इसको समझिएगा। ये बच्चों डीएनए है, बहुत ध्यान सुनना। इस डीएनए में मान लो यहां पर डिजायर्ड जीन है, यहां डिजायर्ड जीन है। हम अपनी सेल का पूरा डीएनए तो कोई इकोलाई में नहीं डालेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट या जीन हम डालते हैं। अब पूरे डीएनए में से जीन निकालने के लिए पहले डीएनए को काटेंगे। मान लीजिए इसको निकालने के लिए इस जीन के साइड में समझाने के लिए इको R1 की साइड है, तो यहां पर इसको सबसे पहले इको R1 से काटेंगे। अच्छा, इको R1 ने क्या किया, यहां कट लगाया और यहां कट लगाया। बताओ यहां कट क्यों लगाया, क्योंकि साइड थी और इसके बीच में इस एरिया में यहां अपनी डिजायर्ड जीन लगी हुई थी यहां पर, तो डिजायर्ड जीन यहां लगी है, साइड में इको R1 लगा था, तो इको R1 डाल के इस डिजायर्ड जीन को हमने यहां पे बाहर निकाले। मतलब डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए हमने इसको ऐसे काट लिया। अच्छा, अब इसको उठा के हमें बताइए कहां ट्रांसफर करना है। इसको उठा के हमें होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, और होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर की, और हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए इसको इसके साथ पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से पहले, बात को सुना बहुत अच्छे से, जोड़ने से पहले यहां इस वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। पहले वेक्टर को कट करना पड़ेगा, और वेक्टर को कट करने के लिए अगर इसको इको R1 से काटा है तो इसको भी यहां पर इको R1 से ही काटेंगे। अच्छा, इस वेक्टर के ऊपर मैंने यहां पे इको R1 लिखा है, ध्यान समझना। इस वेक्टर के ऊपर यहां पे बच्चों ऐसे यहां पर इको R1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो करके इको R1 लिख दिया जाए तो समझ जाना यहां इको R1 की साइट है। इको R1 की साइट यानी मैं और अच्छे से कहूं तो यहां एग्जैक्टली GAATTC ऐसा कुछ है बच्चों, GAATTC है। मतलब ये इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी जैसे ही इको R1 डालेंगे यहां काटा जाएगा। अच्छा, इसको जैसे यहां पर काटा गया तो ये इको R1 की एक तरह से रेस्ट्रिक्शन साइट है। इको R1 की क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब इसको इको R1 से काटा तो बात सुनना, इस वेक्टर को भी सेम आरी से काटेंगे। मतलब इसको भी सेम आरी मींस इको R1 से ही काटेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सेम आरी से काटेंगे तो यहां पे भी बच्चों ऐसे स्टिकी एंड बनेंगे। इको R1 याद करो स्टिकी एंड बनाता है। अब यहां का स्टिकी एंड और यहां के स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सेम आरी से काटने से फायदा यह होता है कि ये स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इनको ज्वाइन करना आसान हो जाता है। तो ये आसानी से जुड़ जाते हैं और आसानी से यहां पे जुड़कर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। एक बार फिर समझना क्या कहा मैंने, अगर हमने डिजायर्ड जीन को लाने के लिए इको R1 से काटा तो वेक्टर को भी सेम आरी से काटेंगे। सेम आरी से क्यों काटेंगे, ताकि स्टिकी एंड सेम बने और आसानी से ये जुड़कर यहां पर आसानी से होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाए। फिर इसको उठा के हम ऐसे होस्ट सेल के अंदर ऐसे ट्रांसफर करवा देंगे। तो एक बात मुझे बताओ, ध्यान सुनना, ये डिजायर्ड जीन सोच समझ के बताना। डिजायर्ड जीन यहां बच्चों इस जगह पे कट लगा, यहां पर आप देखिएगा इस जगह पे यहां पे जाके ऐसे कट लगा, यहां कट लगा, और डिजायर्ड जीन देखा जाए तो यहीं पे जुड़ी है। अरे ये यहां से ओपन हुआ और जैसे ओपन हुआ डिजायर्ड जीन आके जुड़ गई। तो मुझे बताओ क्या डिजायर्ड जीन यहां जुड़ी, क्या यहां जुड़ी, यहां जुड़ी? डिजायर्ड जीन लिंक कहां हुई, इस जगह पे जाके। क्यों, क्योंकि यहीं से इको R1 ने इसको काटा। इको R1 ने जैसे इसको काटा तो ये डिजायर्ड जीन देखा जाए तो यहीं पर आकर तो जुड़ी है, यहीं पे आकर तो अटैच हुई है, यहीं पे अटैच हुई है। तो बताओ यहां पर आकर डिजायर्ड जीन अटैच हुई है, तो डिजायर्ड जीन जहां अटैच हुई एग्जैक्टली वो रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। अरे बात समझ में, यानी डिजायर्ड जीन एग्जैक्टली कहां जुड़ती है, रेस्ट्रिक्शन साइट। और जहां ये डिजायर्ड जीन जुड़ती है इसी को अब नाम दे दिया जाता है क्लोनिंग साइट। यानी इसी रेस्ट्रिक्शन साइट को क्या नाम दिया गया, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्यों, क्योंकि यहीं पर ये डिजायर्ड जीन आकर क्लोन हुई है, और यहीं से तो इसकी नंबर बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से क्लोनिंग साइट एग्जैक्टली कहते हैं किसको है, यस, क्लोनिंग साइट उसको कहते हैं जो एक तरह की रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां पे डिजायर्ड जीन जुड़ती है। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट को ही कहते हैं, क्योंकि इसी जगह पे आके डिजायर्ड जीन जुड़ती है। अरे बात समझ में, तो याद रखना
इस वेक्टर के पास ऐसे इक्को R1 की साइट मतलब इक्को R1 के रिस्पेक्ट में क्लोनिंग साइट है। अब यहां बताना, एक बात तो समझना, मान लीजिए बच्चों मैंने एक डीएनए और लिया, यहां पर मान लीजिए जीन बैठी है, इस जगह पे डिजायर्ड जीन बैठी है, और इसके यहां पर साइड पर, यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इक्को R1 की नहीं होकर किसी दूसरे एंजाइम की है, जैसे मान लेते हैं BAM-H1 की है। अगर BAM-H1 की है तो BAM-H1 यहां से इसको काटेगा, यहां जो साइट लगी है बताओ किसकी है, BAM-H1 की, तो BAM-H1 काटेगा, तो BAM-H1 ने काटा, ये बन गया। अब सोच समझ के बताना, इस डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाना है, इसको BAM-H1 से काटा, मुझे बताओ इस वेक्टर को किससे काटे, हां किससे काटे, अगर इसको BAM-H1 से काटा तो इसको BAM-H1 से काटे या दूसरे आरी से, हां सेम आरी से ही काटना पड़ेगा, तो इसको भी बच्चों सेम आरी मतलब BAM-H1 से काटेंगे। अब जैसे इसके ऊपर BAM-H1 डाला, बताओ कहां से काटेगा, जहां इसकी साइट होगी। मुझे बताओ इस वेक्टर में अभी आपको BAM-H1 की साइट कहां दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, इसमें तो केवल इक्को R1 की साइट है, BAM-H1 की साइट ही नहीं है। और जब BAM-H1 की साइट नहीं है तो मैं इसके ऊपर कितना ही BAM-H1 डालता जाऊं ये कटेगा ही नहीं। अच्छा BAM-H1 डाल दो, कटेगा ही नहीं, अगर ये कटा ही नहीं तो इसका मतलब ये वेक्टर ऐसा कैसे ही रहेगा, कट लगेगा ही नहीं। अच्छा जब ये कट ही नहीं लगा तो ये जुड़ ही नहीं सकते, और जब जुड़ नहीं सकते तो ये होस्ट में जाएगा ही नहीं। तो मुझे बताओ ये वेक्टर इस जीन को तो होस्ट में पहुंचा रहा है, लेकिन इसको नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसके पास BAM-H1 की साइट नहीं है, यानी BAM-H1 की इसके पास क्लोनिंग साइट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। तो वेक्टर की खासियत यह होनी चाहिए कि इसके पास अगर इक्को R1 की साइट है तो इसके पास BAM-H1 की भी साइट होनी चाहिए। यानी एक वेक्टर के पास एक साइट से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे RE की साइट होनी चाहिए, BAM-H1 की भी होनी चाहिए, मैं तो कहूंगा और RE की भी होनी चाहिए। यानी वेक्टर के पास बहुत सारे RE की साइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास मान लो अगर इसके पास यहां पर BAM-H1 की साइट होती तो यहां से कट के ये डिजायर्ड जीन को पहुंचा सकता था। यानी ये इस डिजायर्ड जीन के काम नहीं आ रहा था, तो काम तब आएगा जब इसमें BAM-H1 की साइट भी होना चाहिए। तो क्या सिखाया, एक वेक्टर के पास सोच समझ के बताना, एक RE की साइट होनी चाहिए बहुत सारे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जीन को होस्ट पे पहुंचाए। क्लियर सबको अच्छे से, जो बात यहां समझाई क्लियर हुई। हां यहां पे बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें ये वेक्टर है तो इसके पास इक्को R1 की साइट है, तो इसके पास BAM-H1 की भी साइट होनी चाहिए, इसके पास हिंड थर्ड की साइट होनी चाहिए, इसके पास है थर्ड की साइट होनी चाहिए, मैं तो कहूंगा और RE की भी साइट होनी चाहिए। मतलब यहां पर इसके पास और RE की भी साइट होनी चाहिए, मींस इसके पास यहां पर ऐसे हिंड फर्स्ट की साइट भी होनी चाहिए, इसके पास यहां पर समा फर्स्ट की भी साइट होनी चाहिए। तो बताओ वेक्टर के पास एक RE की साइट होनी चाहिए, बहुत सारे RE की साइट होनी चाहिए, जितने RE की साइट हो उतना बढ़िया है। अरे बात समझ में, तो वेक्टर के पास कई RE की साइट होनी चाहिए। अच्छा बहुत सारे RE की साइट मतलब ये जो साइट है अपने आप में क्लोनिंग साइट ही तो है, तो कई वेक्टर की इसके पास क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास इक्को R1 की एक साइट है, एक साइट में क्या मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इक्को R1 की और साइड डाल दी। जैसे ये वेक्टर लिया, इक्को R1 की तो साइड थी, इसमें इक्को R1 की एक साइड और डाल दी, एक साइड और डाल देते हैं। अच्छा इसी में इक्को R1 की एक और डाल देते हैं, तो ये हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। मतलब इक्को R1 की एक से 10 साइड रख ली, बढ़िया कर दिया। नहीं, अगर इक्को R1 की आपने एक से ज्यादा साइड रख ली तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि जैसे इसके ऊपर इक्को R1 डालेंगे, कौन सा इक्को R1 डालते ही ध्यान रखना, इक्को R1 क्या करेगा, इक्को R1 बच्चों इसको यहां से भी काटेगा, इक्को R1 उसको यहां से भी काटेगा, यहां से भी काटेगा और यहां से भी काटेगा। और जैसे इसको हर जगह से काटेंगे तो इस वेक्टर के ऐसे बच्चों कई टुकड़े हो जाएंगे, ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया। अच्छा अगर इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए तब तो इसको डिजायर्ड जीन से चिपकाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहने की बात क्या है, एक वेक्टर के पास एक जैसे RE की ज्यादा साइट हो जाए, एक जैसे RE की ज्यादा साइट हो जाए तो इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो गए तो चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या सिखा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना,
वेक्टर के पास बहुत सारे आरी की साइट होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, ये हिंड थर्ड है, ये हिंड फर्स्ट है, अलग अलग है, अलग अलग है। वेक्टर के पास बहुत सारे आरी की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही होनी चाहिए। इक्को R1 है तो एक ही होनी चाहिए, है थर्ड है तो एक ही होनी चाहिए, बैम H1 है तो एक ही होनी चाहिए, एक की एक होनी चाहिए। अच्छा, एक की ज्यादा हो जाए तो, एक की ज्यादा हो जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसको चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन टुकड़ों को लेकर हम बस बैठे रहेंगे, ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या सिखाया, समझ में आया बच्चों अच्छे से? वेक्टर के पास बहुत सारे आरी की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक आरी की एक ही साइट होनी चाहिए। ज्यादा होने पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो यह गलत है, यह सही है। यह गलत है, यह तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा होने पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े हो गए तो चिपकाना भारी हो जाएगा। तो क्या सिखाया, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं? मान लीजिए डिजायर्ड जीन है, तो डिजायर्ड जीन जहां पे आके जुड़ेगी, डिजायर्ड जीन जहां आके जुड़ेगी, इस साइट का नाम बोलो क्लोनिंग साइट। और ये क्लोनिंग साइट एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। एक वेक्टर के पास कई आरी की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही होनी चाहिए। ज्यादा होने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में? तो जो बातें मैंने आपको समझाई, इसको नोट भी कर लेते। साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड। क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं? वेक्टर की वो साइट, जैसे ये वाली, ये क्लोनिंग साइट है, ये डिजायर्ड जीन यहीं पे आके इंसर्ट होगी, तो साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड, इसको हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। एक और बात, क्लोनिंग साइट एक्चुअली है रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन साइट ही है, रिकॉग्निशन साइट ही है, वेयर आरी कट द वेक्टर, जहां आरी काटेगा। अगला पॉइंट यहां आता है, अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी एंजाइम। वेक्टर के पास कई एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम। वेक्टर के पास कई आरी की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही होना चाहिए। इक्को R1 है तो एक होना चाहिए। अच्छा, और इक्को R1 लगा देते तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बात समझ में? अगर यहां पे अगला पॉइंट ये लेते हैं, अच्छा, एक वेक्टर के पास ज्यादा की हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये गलत है, ये नहीं बनाना है, ये सही है। ये तो गलत तरीका है, क्योंकि इसमें तो टुकड़े हो जाएंगे। तो यही बात लिख भी लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑफ वन आरी। एक आरी की एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट आ जाए, मोर देन वन साइट आ जाए विद इन द वेक्टर, विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। तो इससे बच्चों इसके कई फ्रेगमेंट तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट तैयार हो जाएंगे, विच विल कॉम्प्लिकेटेड द जीन क्लोनिंग, जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बात समझ में? तो वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी है, और 3 की 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, इसमें से सेकंड वाली प्रॉपर्टी सिलेक्टेबल मार्कर डिटेल में आगे बताएंगे, अभी बस मैंने हिंट दी थी वहां पे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? तो वेक्टर के अंदर ORI साइट होनी चाहिए, वेक्टर के अंदर यहां पर ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए, और ऐसी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी किसी एक वेक्टर के अंदर होना मस्ट है। जो प्रॉपर्टी अभी समझाई, क्लियर हुई? अभी बच्चों मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं बताए, अभी मैंने वेक्टर की जस्ट आपको प्रॉपर्टी सिखाई है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी सब नोट कर लीजिए। अभी तक बच्चों हमने वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझी है। अब हम वेक्टर के एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर की फॉर्म में लिया जाए। प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, सेल के अंदर एक तो मेन डीएनए होता है, इस मेन डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए और होता है, और इसी छोटे से डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहा? मेन डीएनए के अलावा है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट, मतलब ये खुद से रेप्लिकेट हो जाता है, क्योंकि इसके खुद के पास ORI साइट होती है। इन प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड में कौन कौन से ऐसे प्लाज्मिड है जिसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं? वैसे तो प्लाज्मिड बहुत सारे हैं, लेकिन हम सारे प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर की तरह यूज नहीं करते। इसमें कुछ फेमस नाम है। इनमें सबसे पहला नाम आता है PBr322। ये एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का पूरा नाम होता है प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रोड्रिगेज। ये P, ये B और ये R, तो ये बन गया PBR। बोलिवर, रोड्रिगेज ये साइंटिस्ट के नाम है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्लाज्मिड को तैयार किया था।
मतलब ये प्लाज्मिड नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इसको बच्चों कुछ प्लाज्मिड लिया, इसमें से एक प्लाज्मिड की कुछ जीन ली, दूसरे प्लाज्मिड की कुछ जीन ली और इनको आपस में कंबाइन करके इसको तैयार किया गया। ये नेचुरली कभी नहीं मिलता। PBr 322 किसी भी बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलता क्योंकि ये आर्टिफिशियली तैयार किया गया। ये 322 बस एक नंबर है, याद रखना। PBr का फुल फॉर्म प्लाज्मिड ऑफ बोन लिवर एंड रोड्रिक्विस, और खास बात ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, मॉडिफाइड प्लाज्मिड है। अलग अलग प्लाज्मिड को आपस में कंबाइन करके इसको तैयार किया गया है। अच्छा, ये PBr 322 यूज किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने में, हर जगह काम नहीं आता। PBr 322 ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड कब काम में लेना है? जब बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना। मैं कहूं ये जीन बैक्टीरिया में पहुंचाओ तो आप PBr का यूज कर सकते हैं। क्लियर? PBr 322 के अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम बच्चों ये है, ये PBr 322। अब इसको बहुत ध्यान से आप समझना। इस PBr के अंदर यहां पर आप देखो, यहां बच्चों लिखा हुआ है ORI साइट, ये तो सभी समझ गए होंगे। ORI साइट मतलब जहां से रेप्लिकेशन चालू होता है उसको ORI कहते हैं। यहां बच्चों ऐसे ये एरो करके, यहां पर ऐसे एरो करके इको R1 लिखा है, मतलब यहां इको R1 की साइट है। यहां हिंड थर्ड लिखा है, मतलब यहां हिंड थर्ड की साइट है। यहां क्ले फर्स्ट लिखा है, मतलब क्ले फर्स्ट की साइट है। ये सब RE है। मैंने कहा था ना RE 900 से ज्यादा होता है, 900 से ज्यादा है, तो उन RE की यहां पर इसके अंदर साइट होती है। अब एक खास बात, यहां पे बच्चों आप देखोगे तो यहां से लेके ये इतना जो पार्ट दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये इतना पूरा का पूरा पार्ट एक जीन है, और इस जीन का नाम होता है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जीन का नाम एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, AMPR। AMPR का मतलब एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये बच्चों ये जीन होती है। अच्छा, इसी तरह से यहां पर आप देखो, यहां से लेके ये इतना पार्ट और ये पार्ट इतना जो दिख रहा है, ये इतना पूरा सेक्शन आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट कहलाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो PBr 322 के अंदर दो रेजिस्टेंट जीन है, एक एम्फीसिलिन की, दूसरी टेट्रासाइक्लिन की। अब यहां पर एक स्पेशल जीन और होती है जिसको हम कहते हैं ROP। ROP का फुल फॉर्म होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इससे क्या मतलब है? इस जीन से बच्चों यहां बनता है RNA, और इस RNA से बनता था प्रोटीन, और जो भी प्रोटीन यहां से बनता था ये ORI साइट पे जुड़कर इसके रेप्लिकेशन में हेल्प कराता था। मतलब इस जीन का प्रोडक्ट, ROP जीन का प्रोडक्ट इस वेक्टर का रेप्लिकेशन कराता है, इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराता है, इसलिए इसको लिखा गया ROP, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। क्लियर? यहां बच्चों एक बात बहुत ध्यान से आप देखिएगा, यहां पर इस जगह पर ऐसे PST फर्स्ट लिखा है, यहां PST फर्स्ट लिखा है, मतलब PST फर्स्ट की साइट है। यहां PVU फर्स्ट लिखा है, मतलब PVU फर्स्ट की साइट है। यहां बच्चों ऐसे BAMH1 लिखा है, BAMH1 की साइट है। यहां साल फर्स्ट लिखा है, मतलब साल फर्स्ट की साइट है। एक बात आप ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक पूरा एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट है। इस एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर दो रेस्ट्रिक्शन साइट है, किस किस की? एक तो है बच्चों PVU फर्स्ट की और एक PST फर्स्ट की। ये याद रखना है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर किस किस की रेस्ट्रिक्शन साइट है? तो दो एंजाइम, दोनों याद रखो, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। क्लियर? अब बताना, यहां से लेके यहां तक टेट्रासाइक्लिन की जीन है। अब आप खुद समझो, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर बताओ किस किस की रेस्ट्रिक्शन साइट है? तो हम कहेंगे दो एंजाइम। कौन कौन से? तो BAMH1, साल्फेस्ट। ये सब याद रखना बेटे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ये सब। एक एक लाइन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। एम्फीसिलिन के अंदर किसकी जीन है? तो इन दोनों की। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के अंदर इन दोनों की। तो आप लोगों को ये रेस्ट्रिक्शन साइट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ROP के अंदर PVU सेकंड की रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, इसके अंदर यहां बच्चों ऐसे ये PVU सेकंड की रेस्ट्रिक्शन साइट बैठी है। अब ध्यान से बताना, अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर BAMH1 डालूं, तो जैसे BAMH1 डालेंगे तो BAMH1 यहां काटेगा। अच्छा, यहां क्यों काटेगा? यहां रेस्ट्रिक्शन साइट है, और जैसे यहां से कटेगा तो यह टेट्रासाइक्लिन की जीन टूट जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, टेट्रासाइक्लिन की जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन कौन कौन से एंजाइम से डिस्टर्ब हो सकती है? तो BAMH1, साल फर्स्ट। इसी तरह से एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दो से यहां पर डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, इको R1 डाले तो बताओ एम्फीसिलिन की जीन टूटेगी या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट? कोई नहीं, क्योंकि इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट ना एम्फीसिलिन के बीच में ना टेट्रासाइक्लिन के बीच में।
अरे बात समझ में? तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट आप याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब यहां पर वेक्टर की मैं तीनों प्रॉपर्टी लगाता हूं। पहली प्रॉपर्टी ORI साइट दिख रही है? यस दिख रही है, ORI है। सेकंड प्रॉपर्टी सिलेक्टेबल मार्कर, क्या दिख रहे हैं आपको? हां, मैंने सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल लिखवाए थे आपको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये सिलेक्टेबल मार्कर ही तो है। ये और ये क्या है बच्चों? सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ये सिलेक्शन कराती है। कैसे, उसको मैं आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हो PBR 322 में कौन कौन सी सिलेक्टेबल मार्कर है, तो आपको दोनों बताना है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन वाली भी है। क्लियर? इसके अंदर क्या क्लोनिंग साइट है? यस, ये जितनी भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये तो क्लोनिंग साइट होती है बच्चों, ये क्लोनिंग साइट है। एक एंजाइम की क्लोनिंग साइट है या बहुत सारे? बहुत सारे। और खास बात, एक ही है। जैसे यहां देखो, EcoR1 तो एक ही है, BAMH1 तो एक है, हर एंजाइम की एक ही है। अच्छा, एक से ज्यादा होती तो यस टुकड़े टुकड़े हो जाते। बात समझ में? तो इस PBR 322 की क्या बातें हैं, ये सबको समझ में? तो हमने यहां पर क्या समझा, बात को नोट करना अच्छे से। इसके अंदर अगर हम पूछे आपसे सिलेक्टेबल मार्कर जीन, तो दो है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ROP का मतलब पूछे तो ROP का मतलब कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। इनसे जो प्रोटीन बनते हैं वो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प कराते हैं, इसलिए इसको हम ROP के नाम से लिखते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों PBR 322 का डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस डायग्राम को सबको ध्यान रखना है। एक बार अपनी रफ कॉपी में इसको ऐसे ही बनाओ बच्चों, इसको बनाओ, इसकी ये साइड भी लिखने की कोशिश करो कि इसके अंदर किसकी है, इसके अंदर किसकी है। क्वेश्चन यही आएगा। PBR 322 में सिलेक्टेबल मार्कर कौन है? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। BAMH1 डालने पर कौन कट हो जाता है? टेट्रासाइक्लिन कट हो जाता है। इसी तरह से साल्फस डालेंगे तब भी टेट्रासाइक्लिन कट होगा। तो इसके जो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखें। डायग्राम में फिर कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद रखना है। आप लोग बच्चों पहले ये पॉइंट नोट कर लो और ये डायग्राम भी बनाओ, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? प्लाज्मिड के हम एग्जाम्पल समझ रहे थे, इसी में बच्चों अगला आता है प्लाज्मिड में ही। पहला हमने PBR 322 समझा, अगला आता है PUC 18, इसी तरह से आता है PUC 19। PUC का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। P मतलब प्लाज्मिड, U मतलब यूनिवर्सिटी, C फॉर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मिलकर इस प्लाज्मिड का कंस्ट्रक्शन किया था। मतलब ये भी नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, एक मॉडिफाइड, एक आर्टिफिशियल है। तो ये भी एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर होता है। क्लियर? अच्छा, ये कब काम में लेते हैं? जब बैक्टीरिया के अंदर जीन पहुंचानी है, बैक्टीरियल सेल में जीन पहुंचानी है, तो हम PUC 18 PUC 19 का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपनी NCERT में दिया है, बस आप तो इसके नाम ध्यान रख लो। अगले नंबर पे आता है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसी तरह से RI प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दोनों प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये प्रेजेंट होता है, ये कोई आर्टिफिशियली नहीं है, नेचुरल है, तो इसको मैं कह सकता हूं अ नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर। ये नेचुरल वेक्टर होते हैं। अच्छा, ये कब काम में लिया जाता है? यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट। अगर डाइकोट प्लांट में जीन पहुंचाना है तो हम TI और RI प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो TI RI प्लाज्मिड कब काम में लेते हैं? जब डाइकोट्स में जीन पहुंचानी होती है। अच्छा, ये TI RI कैसे काम करते होंगे, इसकी मैकेनिज्म, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे समझा दूंगा जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, स्टेप समझेंगे। क्लियर? अभी तो हम टूल्स पढ़ रहे हैं, जब हम स्टेप समझेंगे तब वहां क्लियर कर देंगे। लेकिन ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको टिक कर लेना बच्चों। TI प्लाज्मिड कब काम में लेना है? जब डाइकोट प्लांट में जीन पहुंचानी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, प्लांट में जीन पहुंचाना है, कौन सा प्लाज्मिड यूज करें? तो TI प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया के लिए था, ये प्लांट के लिए होता है। क्लियर? अच्छा, ये जो प्लाज्मिड हम लेते हैं, इनकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये होती है कि ये बड़ी जीन को होस्ट में नहीं पहुंचा सकते। अगर जीन की साइज छोटी है तब तो ये बेस्ट है, बड़ी जीन को नहीं पहुंचा सकते। ये जिस जीन को पहुंचाते हैं, साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, जिसके डिजायर्ड जीन जो ये पहुंचाने वाले हैं, उसकी साइज 0.5 KB से 8 KB की रेंज में होना चाहिए। अगर 0.5 से 8 KB के बीच की जीन की साइज है, मतलब ये जीन है और इसकी साइज मान लो जैसे 6 KB हो गई। 6 KB मतलब 0.5 से 8 के बीच में ही, 8 से तो कम ही है। तो ध्यान रखना, ये प्लाज्मिड के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अगर जीन की साइज बड़ी हो जाए, मान लो यहां पर जीन की साइज मैंने कर दी 15 KB, 15 KB, तब फिर आप प्लाज्मिड यूज नहीं कर सकते,
यानी प्लाज्मिड की क्या लिमिटेशन है, छोटी जीन के लिए बेस्ट है। कौन सी साइज, 0.5 से 8 केबी की साइज की जीन के लिए यह बेस्ट होते हैं। तो मैंने आपको प्लाज्मिड के एग्जाम्पल यहां बता दिए, कौन कौन से बताए, PBR 322, PUC 18, PUC 19, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। इनमें से TI RI ये नेचुरल है, डाइकोट प्लांट में जीन पहुंचाने के लिए बेस्ट है। जो बात मैंने यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से। अच्छा, बड़ी जीन को अगर पहुंचाना है तो फिर हम यहां पर यूज करते हैं एग्जाम्पल में अगला वायरस। हमने अभी यह सीखा था प्लाज्मिड वेक्टर का काम करता है, लेकिन केवल प्लाज्मिड वेक्टर का काम नहीं करता, और भी काम करते हैं। जैसे कुछ वायरस की बात करें, वायरस जिसको हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो पे अटैक करने वाला। इनमें एग्जाम्पल आता है सबसे पहला लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। ये कब यूज करते हैं, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जीन में अगर, बैक्टीरिया की सेल में अगर जीन पहुंचानी है तो हम इनका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगला आता है रिट्रोवायरस। ये वायरस के एग्जाम्पल बता रहा हूं, और यह भी याद रखना वेक्टर हमेशा प्लाज्मिड नहीं होता, वेक्टर वायरस भी हो सकता है, और वायरस भी वेक्टर का काम करता है यहां पे, क्लियर। एग्जाम्पल रिट्रोवायरस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। एनिमल में अगर जीन पहुंचाना है तो रिट्रोवायरस का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आता है बच्चों, एनिमल में जीन पहुंचाने के लिए कौन सा वायरस यूज करें, तो कौन सा, रिट्रोवायरस सबसे बेस्ट है। इसी तरह से अगला आता है CAMV, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल। अगर प्लांट में जीन पहुंचाना है तो हम इनका यूज करते हैं। अच्छा, प्लांट में प्लाज्मिड भी काम आता है, जैसे हमने TIRI प्लाज्मिड यूज किया। वायरस भी काम में लेते हैं, कौन सा वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, इनका यूज करते हैं। अच्छा, वायरस की एक खास बात होती है कि ये जिस जीन को पहुंचाते हैं उसकी साइज ऑफ डिजायर्ड जीन ट्रांसफर 5 बैक्टीरियोफेज इज 9 KB से लेकर 23 KB। मतलब वो तो था 8 KB से, अब 8 KB से बड़ी जीन आ गई, 9 KB, 10 KB, तो उसके लिए फिर हम वायरस का यूज करेंगे। प्लाज्मिड कब काम में लेते हैं, जब छोटी जीन पहुंचाना है, वायरस उससे थोड़ी सी बड़ी जीन पहुंचाना है। किस रेंज की, 9 से 23 KB की, बात समझ में आई। अच्छा, 23 से भी और बड़ी जीन आ जाए तो फिर हम दूसरे वेक्टर का यूज करेंगे। एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, वेक्टर का कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं। प्लाज्मिड है, वायरस है, अभी और भी एग्जाम्पल होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये जो बातें समझे इसको नोट कर लीजिएगा, और इनमें मैं फिर कहूंगा रिट्रोवायरस वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है, क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन आए, क्या वायरस वेक्टर का यूज, वायरस वेक्टर की तरह यूज हो सकता है, यस हो सकता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगले नंबर पे लेते हैं कोस्मिड। अच्छा, कोस्मिड ये भी एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने में काम में लेते हैं। इसमें बच्चों क्या किया गया, प्लाज्मिड की कुछ जीन को लिया गया और कुछ वायरस की जीन को भी लिया गया, कुछ वायरस की और कुछ प्लाज्मिड की जीन को मिक्स करके बनाया गया, तो वो बन गया कोस्मिड। तो कोस्मिड जो होता है ये एक आर्टिफिशियल ही है। अच्छा, ये तब काम में लेते हैं जब जीन की साइज थोड़ी बड़ी हो, कितनी, 30 KB से लेकर 45 KB। अगर जीन और बड़ी हो गई तो फिर हम कोस्मिड का यूज करते हैं, लेकिन याद रखना ये भी आर्टिफिशियली बनाए गए। कब काम में लेते हैं, बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना हो। इसी तरह से BSC, फुल फॉर्म आप बताओ, मैं समझा चुका हूं इसके बारे में पहले। BSC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बच्चों तब काम में लेते हैं जब हमें बैक्टीरिया की सेल में जीन पहुंचानी हो। अच्छा, इसके द्वारा जो जीन पहुंचाई जाती है उसकी साइज, ये 45 था, ये और बड़ी है। मान लीजिए जीन की साइज 50 KB से 300 KB है, जीन बड़ी है, बैक्टीरिया में पहुंचाना है, तो फिर हम BSC का यूज करेंगे। अच्छा, और भी वेक्टर काम में लेते हैं, जैसे YSC, इसका मतलब बोलो, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बच्चों जीन ट्रांसफर कहां कराएगा, तो ये यहां पर जब जीन ट्रांसफर करता है तो स्पेशल फॉर यीस्ट सेल, ये बच्चों यीस्ट की सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने में हेल्प लेता है, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन यीस्ट सेल। तो यीस्ट की सेल में जीन पहुंचाने के लिए बेस्ट है। साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, यहां जो साइज पहुंचाई जाएगी, तो YSC से जो डिजायर्ड जीन की साइज पहुंचाई जाएगी, इसमें बच्चों जो साइज आती है वो 1000 KB से लेकर 2500 KB तक की। तो YSC से जो जीन पहुंचाई जाएगी उसकी साइज और बड़ी होगी। कहने की बात क्या है, अगर हमारे पास बड़ी जीन पहुंचानी है तो उसके लिए हम BSC YSC इनका यूज करेंगे। तो आप मुझे इतना बताओ, BSC YSC हमने पहले कहां यूज किया था, हां, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो ध्यान रखना, इन दोनों का यूज HGP में भी होता है। HGP मतलब
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बीएससी और वाईएससी का यूज किया जाता है। क्लियर? और यह भी बताना, क्या वेक्टर केवल प्लाज्मिड है? नहीं, वायरस भी वेक्टर का काम करते हैं, कॉस्मिड करते हैं, बीएससी करते हैं, वाईएससी करते हैं, ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं। तो वेक्टर ऐसे बहुत सारे हैं। क्लियर? तो मैंने इन वेक्टर के नाम आपको यहां बताए। ये जो साइज में लिखवा रहा हूं ना कि 50 से 300 के भी, ये आपको याद नहीं करनी है। ये बस समझाने के लिए कि हाँ छोटी जीन है तो ये, बड़ी जीन है तो ये, बस ये ध्यान रखने के लिए। बाकी आप लोगों को मेन तो जैसे बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने के लिए बेस्ट है, ये ध्यान रखो। वाईएससी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट में जीन पहुंचाने के लिए बेस्ट है। तो इन बातों को आप स्पेशली ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और ये नोट कर ली सबने। एक बात बच्चों अगर ऐसे आ जाती है, मान लीजिए मेरे पास होस्ट सेल, मेरे पास ये बच्चों बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल मेरे पास होस्ट है, एज ए होस्ट सेल है। अब मेरे पास यहां पर एक डिजायर्ड जीन है, और ये जो डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन की साइज समझाने के लिए लेता हूं, मेरे पास 15 kb के समथिंग है, 15 kb के आसपास है, और मुझे इसको बैक्टीरिया में पहुंचाना है। बताओ डिजायर्ड जीन को कहां पहुंचाना है? बैक्टीरिया के अंदर। अब मुझे बताना, मेरे पास यहां पर वेक्टर पीबीआर भी है, लैम्ब्डा फेज भी है, टीआई प्लाज्मिड है, रेट्रोवायरस है, ऐसे बहुत सारे। बताइए ये सारे वेक्टर है। अब इनमें से मुझे कौन सा लेना चाहिए? भाई मेरे पास ये ऑप्शन है, इनमें से मुझे कौन सा लेना चाहिए? मुझे बताइए, क्या टीआई का यूज कर सकते हैं? टीआई का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टीआई तो प्लांट के लिए काम में लेते हैं, यहां तो बैक्टीरिया में पहुंचाना है, तो हम टीआई का यूज नहीं कर सकते। रेट्रोवायरस का यूज नहीं कर सकते, क्यों? वो एनिमल के लिए काम आता है, ये नहीं यूज कर सकते। मतलब मैंने इन दो को तो हटा दिया। अब बताइए, हम पीबीआर का यूज कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो बताओ इन सब में से हमें कौन सा वेक्टर लेना है, यह डिसाइड करना होता है होस्ट के अकॉर्डिंग। क्या आपके लिए होस्ट क्या है? हमारे लिए होस्ट बैक्टीरिया है, तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, बस हम इनका यूज करेंगे। तो आपने कौन सा वेक्टर चूज किया, यह होस्ट के हिसाब से डिसाइड किया। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जीन की साइज कितनी है। अगर 15 kb की है तो फिर हम पीबीआर का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पीबीआर तो 8 kb तक बेस्ट है, ये तो 8 से थोड़ी बड़ी है। तो फिर हम यहां पर इस वेक्टर का यूज करेंगे, लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज का यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से ये जीन पहुंचाएंगे। तो मुझे बताओ इन सब में से कौन सा वेक्टर लेना है, यह कैसे डिसाइड हुआ? दो बातों से डिसाइड होता है। पहला, होस्ट क्या है, और दूसरा डिजायर्ड जीन की साइज कितनी है। तो ये दो बातों से डिसाइड किया जाता है, एक होस्ट के हिसाब से और एक डिजायर्ड जीन की साइज के हिसाब से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन, मतलब कौन सा वेक्टर लेना है यह कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो एक तो होस्ट सेल पर डिपेंड करता है, और दूसरा साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन आपने कौन सी ली, उसकी साइज के हिसाब से भी डिसाइड करना होगा कि साइज 15 kb है, 100 kb है, क्या साइज है, उसके हिसाब से हम वेक्टर डिसाइड करते हैं। तो क्या सिखाया? वेक्टर बहुत सारे हैं, कौन सा लेना है ये दो बातों से डिसाइड होगा। क्लियर बच्चों अच्छे से? तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ये नोट किया बच्चों? तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। हम बच्चों बायोटेक के टूल समझ रहे थे, इन्हीं टूल्स में अगला टूल्स आता है डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन किसको कहते हैं आप बताइए? हाँ, वो जीन जिसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। ये जो डिजायर्ड जीन होती है, इसी को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, इसी को हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, इसी को हम एलाइन डीएनए, एनसीईआरटी में ये वर्ड बहुत जगह मिलेगा। एलाइन कह सकते हैं, एलियन डीएनए भी आप कह सकते हो। एलियन इसलिए कहते हैं, जैसे ई कोलाई के अंदर ह्यूमन के जीन को डालेंगे, तो ह्यूमन की जीन कहां डाली? ई कोलाई में। तो ई कोलाई की सेल सोचती है कि मेरे अंदर कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, कोई एलियन आ गया, तो इसलिए इसको एलियन डीएनए के नाम से भी कहा जाता है, या इसको फॉरेन डीएनए, या इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट, या डिजायर्ड जीन, सारे नाम एक ही होती है। अच्छा, डिजायर्ड जीन इज दैट जीन विच इज ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। इसको ऑब्टेन करने के हमारे पास 3 मेथड्स होती है। पहली आती है रैंडम मेथड, सेकंड आती है cDNA फॉर्मेशन, और थर्ड आती है सिंथेटिक मेथड, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। 3 तरीके हैं। पहला तरीका, सेल में से हम रेंडमली जीन कैसे ढूंढ लेते हैं। सिखाने के लिए मान लीजिए हमें इंसुलिन की जीन की जरूरत है, तो हम सेल में से उसको कैसे ढूंढे। अगर हम रेंडमली ढूंढना चाहते हैं, तो रैंडम ढूंढने से पहले आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए? कि जो डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन की साइज कितनी है। सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि वो 15 kb की, सिखाने के लिए
15 केबी की है, कि जो डिजायर्ड जीन हम ले रहे हैं उसकी साइज 15 केबी की है। और इवन हमें उसकी सीक्वेंस भी पता हो तो और बढ़िया है। सीक्वेंस जैसे हमें पता है कि इस जीन की सीक्वेंस ATGGC इस तरह की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस हम बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको सिखाया था कि हमने सारी जीन की सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, जितनी भी जीन है सबकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, तो वहां से हम सीक्वेंस पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। अब बच्चों हमें इंसुलिन की जीन की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल में से कोई भी एक सेल ले लो रेंडमली, अपनी बॉडी की कोई भी सेल लो, हर सेल के अंदर इंसुलिन की जीन होती है। इस सेल में से पहले डीएनए का आइसोलेशन करो, डीएनए बाहर आ गया, फिर इसे डीएनए को काटो, तो इससे बच्चों यहां पर कई सारे फ्रेगमेंट आ गए। अब खास बात, इन फ्रेगमेंट में से कोई ना कोई तो अपनी डिजायर्ड जीन है। क्या वो डिजायर्ड जीन आपको चमकती हुई दिख रही है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलेगी कि इसमें से कौन सी डिजायर्ड जीन है। तो कैसे पता लगाए? तो इसको पता लगाने के लिए हम बच्चों ऐसी एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है सबको? जेल बनाते हैं किसकी? अगेरोस की। इसके अंदर ऐसे वेल्स होते हैं, याद है सबको? इन वेल्स में इन डीएनए को उठा के यहां डालेंगे, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये हम सीख चुके पहले भी। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इन डीएनए को उठा के हम यहां डालेंगे, साथ ही साथ हम यहां पर मार्कर डीएनए भी लेते हैं। मार्कर डीएनए मतलब जिससे हम मार्केट से लेके आते हैं, जिसकी साइज हमें पहले से पता हो। जैसे हमने मार्कर डीएनए को यहां रन कराया, यहां मार्कर डीएनए डाल दिया, रन कराया, तो वो फिक्स साइज में अरेंज होते हैं कि जो सबसे नीचे वाला होगा सबसे छोटा। सिखाने के लिए मार्कर डीएनए ये छोटा वाला 5 केबी का है, उसके ऊपर 10 केबी, 15 केबी, 20 केबी, 25 केबी। मार्कर डीएनए की साइज हमें पहले से पता होती है, ये स्टैंडर्ड साइज होती है, पहले से हमें पता होती है। ये मार्केट से लेके या किसी कंपनी से हम लेके आ सकते हैं। अब बच्चों हमने क्या किया, अपना जो टोटल सेल का डीएनए था उसको भी यहां रन कराया, तो वो रन करने के बाद यहां रन हो गया। अच्छा, ये तो मार्कर डीएनए है और ये अपनी सेल का डीएनए। अब मुझे बताओ डिजायर्ड जीन की साइज कितनी है? 15 केबी। तो यहां पर आप देखो, ये 15 केबी जो है, इस 15 केबी के ठीक सामने, इसके ठीक सामने वाला जो फ्रेगमेंट होगा ये भी तो 15 केबी का ही होगा। अच्छा, ये 15 केबी का होगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो बैठी है यही तो अपनी डिजायर्ड जीन होगी, क्योंकि इसकी साइज भी 15 केबी की होती है। तो ये यहां हो सकती है। अच्छा, ये हो सकती है, ये हमें बस एक आइडिया लगता है, कंफर्म नहीं है, एक आइडिया लग जाता है कि ये वही जीन हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए यहां पर ये जो बच्चों फ्रेगमेंट था, इस फ्रेगमेंट को यहां से कट करेंगे। जैसे इसको यहां से कट करेंगे, इतने से पार्ट को यहां से बाहर निकालेंगे, काटेंगे, ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद ये फ्रेगमेंट बाहर आ गया। अब सोच समझ के बताना, जैसे ये फ्रेगमेंट बाहर आया तो जेल में से फ्रेगमेंट को बाहर निकालना, प्रोसेस का नाम, वेरी गुड, इसको हम इल्यूशन कहते हैं। अरे सिखाया था मैंने, इसको क्या नाम दे देते हैं? इल्यूशन। अब बच्चों ये जो जीन आई है, अब ये जीन एग्जैक्ट डिजायर्ड जीन है या नहीं, इसको और कंफर्म करते हैं। यहां से 15 के बीच तो आइडिया लग गया कि ये हो सकती है, लेकिन कंफर्म करने के लिए अब क्या करो, इस फ्रेगमेंट को उठाओ और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो मशीन होती है, याद करो एक बार, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही मैंने एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन बताई थी। इस मशीन में उठा के इसको यहां रख दो। मशीन के अंदर यहां पे बच्चों इस डीएनए को उठा के रख दिया। अब यहां पे इसको उठाने के बाद कंप्यूटर पे हमें एक सीक्वेंस पता चलेगी। मान लीजिए वो सीक्वेंस हमें यहां जो मिली है, वो यहां मिली ATGGC इस तरह की मिली है। अब बताओ, यहां की सीक्वेंस और यहां की सीक्वेंस सेम आ रही है, यानी मैं 100% कह सकता हूं कि जो जीन हमने निकाली है ये एग्जैक्टली डिजायर्ड जीन ही है। ये हमने सीक्वेंस से कंफर्म कर लिया, तो हम ऐसी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, या हम प्रोब का भी यूज कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर प्रोब लगा के देख ले कि रेडिएशन आ रही है या नहीं आ रही है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास चेक करने कैसे तरीके होते हैं? सबसे बेस्ट तरीका है सीक्वेंस पता कर लो, क्योंकि सीक्वेंस में कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के मशीन में डालेंगे, सीक्वेंस पता करेंगे, और ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस से 100% मैच हो रही है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये हमारी डिजायर्ड जीन है। मतलब ये जो जीन आ गई, डिजायर्ड जीन आ गई। हमने डिजायर्ड जीन को कैसे ढूंढा? पूरे डीएनए में से जितने भी फ्रेगमेंट्स थे, उसमें से हमने इसको रैंडमली ढूंढ लिया, और रैंडम ढूंढा, इसीलिए मेथड का नाम लिखा रैंडम मेथड। तो डिजायर्ड जीन लाने का पहला तरीका रैंडमली लाओ। कैसे लाते समझ में आया? क्या बताया मैंने? पूरे डीएनए को उठा के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मार्कर डीएनए से आइडिया लग जाता है कि ये हो सकती है,
कंफर्म करने के लिए मशीन में डाल के इसकी सीक्वेंस पता कर लेंगे, और ये सीक्वेंस मैच हो गई तो हम 100% कह सकते हैं ये जीन वाकई में अपनी डिजायर्ड जीन इंसुलिन की जीन ही है। तो कैसे हम ढूंढते, समझ में आया बच्चों? रैंडम मेथड से कैसे पता करते हैं, अब लिख लीजिए इसके पॉइंट। इन दिस मेथड द होल डीएनए इज कट बाय आरई, पूरे डीएनए को हम आरई से काटते हैं, एंड डिजायर्ड जीन इज सिलेक्टेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या ऑटो रेडियोग्राफी मतलब प्रोब लगा के भी ढूंढ सकते हैं, या उसकी हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो रैंडमली हम ऐसे पता कर लेते हैं। इससे पहले वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था, बनाने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये ध्यान रखो कि आप ऐसे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने बच्चों ये डिजायर्ड जीन ली, यहां समझाने के लिए मैंने ये लिख दी डिजायर्ड जीन, ये ह्यूमन की डिजायर्ड जीन। हमने रैंडम मेथड से डिजायर्ड जीन को निकाला, मतलब वही रैंडमली ढूंढ लिया। अब इसको उठा के हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, और इसको हमने ट्रांसफर किया ई कोलाई के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर किया, प्रोकैरियोट्स के अंदर। जैसे ये जीन यहां पे ट्रांसफर की, अब इस जीन से सबसे पहले बनेगा एचएनआरएनए। अरे हमारी जीन जो होती है उसमें सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है। इस एचएनआरएनए के अंदर यहां पर एक्सोन के अलावा इंट्रोन भी होते हैं, कुछ याद है? एचएनआरएनए में एक्सोन के अलावा इंट्रोन्स भी होते हैं। अब आप बताओ एक्सोन हटाएं या इंट्रोन? वेरी गुड, यहां से इंट्रोन को हटाएंगे, हटाने की प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। ये पुरानी बातें हैं, तो यहां पे स्प्लाइसिंग करेंगे, स्प्लाइसिंग से इंट्रोन हटेगा और ये एक्सोन यहां जुड़ जाएंगे। ये एक्सोन जुड़ गया और ऐसे आरएनए का नाम बन गया एमआरएनए। अब ये एमआरएनए यहां पे बनाएगा प्रोटीन। अब मुझे बताओ क्या यहां प्रोटीन बन जाएगा? सोचो जरा, यहां प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप बताओ यहां प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर, ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होती, और स्प्लाइसिंग नहीं होती तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। यानी रैंडमली जब हम जीन को उठा के यहां ट्रांसफर करते हैं, ह्यूमन जीन को उठा के जब ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है स्प्लाइसिंग की, और स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम आने की वजह से यहां प्रोटीन बन ही नहीं सकता है। तो बड़ी मुश्किल से तो हमने रैंडमली जीन ढूंढी थी, लेकिन काम ही नहीं कर रही है। तो बताओ इस प्रॉब्लम को अब कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व किया जाए? हमें स्प्लाइसिंग से बचना है, उसी टाइम पॉइंट क्लिक होना चाहिए। जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा तब तब cDNA बनाएंगे। तो हम यहां पे अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, और यह सेकंड मेथड आती है cDNA फॉर्मेशन। cDNA फॉर्मेशन, cDNA बताओ कैसे बनता है? mRNA से डीएनए का बनना वही cDNA कहलाता है। यहां पे ये mRNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये बच्चों cDNA बन जाता है। अब ये जो cDNA होता है, ध्यान समझना, mRNA में केवल एक्सोन होते हैं। सेल में से mRNA निकालेंगे, केवल एक्सोन, तो डिजायर्ड जीन जो cDNA बना इसमें भी केवल एक्सोन होंगे, और इनको उठा के अब बच्चों ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इसको उठा के ई कोलाई में ट्रांसफर किया, किसको? cDNA में केवल एक्सोन है, और केवल एक्सोन है तो इससे जो आरएनए बनेगा इसमें केवल एक्सोन होंगे, मतलब mRNA बनेगा। फिर ये mRNA प्रोटीन बना देगा। अब बताओ यहां स्प्लाइसिंग का चक्कर ही नहीं है, तो स्प्लाइसिंग से बचने के लिए हम cDNA का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड तरीका, डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने का एक और सेकंड तरीका है cDNA। पहला तरीका क्या बताया? रैंडमली ढूंढो, लेकिन दिक्कत आ गई तो हम cDNA बना सकते हैं, और cDNA बना के इसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करें। अरे बात समझ में? मुझे बताना cDNA बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें स्प्लाइसिंग से बचना हो। तो डीएनए फॉर्म्ड बाय mRNA इज कॉल्ड cDNA, और इसको बनाने की प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एक और बात, cDNA फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन एस्केप द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा तब हम ऐसे cDNA बनाएंगे। अच्छा, ये दो तरीके तो बता दिए। आज के टाइम पर एक नया तरीका और यूज किया जाता है। अगला आता है सी तरीका, सिंथेटिक मेथड, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। हम इसमें जीन को आर्टिफिशियली बना लेते हैं। आज के टाइम पर सबसे बड़ा तरीका ये, आर्टिफिशियली बनाओ। कोर्नबर्ग सिंथेसाइज फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए। पहला जो सिंथेटिक डीएनए बनाया था कोर्नबर्ग साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन उन्होंने तो रैंडमली कोई भी डीएनए बना लिया था। क्लियर? बाद में खुराना साहब ने सिंथेसाइज की थी फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन। पहली जो आर्टिफिशियल जीन बनाई थी
जीन बनाने का काम खुराना साहब ने किया था, और मैंने आपको बताया भी था खुराना साहब केमिकली बच्चों डीएनए आरएनए बना सकते थे, केमिकली इनके पास मेथड थी, केमिकल से बनाते थे। और फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन बनाने का काम खुराना साहब को ही किया था। कॉर्नबर्ग ने तो रैंडमली कुछ बनाया था, लेकिन खुराना साहब ने फिर यहां पर एग्जैक्टली जीन बनाई थी। कैसे बच्चों इसको बनाई होगी उसका एक मैं आइडिया देता हूं। खुराना साहब ने जो पहली आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, यह बनाई थी आर्टिफिशियल जीन ऑफ एलेनिन टीआरएनए। इन्होंने एलेनिन टीआरएनए की जीन बनाई थी जिसमें 77 बेस पेयर थे। न्यूक्लियोटाइड को आर्टिफिशियली जोड़कर इन्होंने इसको बनाया था। अच्छा, ये जो जीन उन्होंने बनाई, इस जीन को उठा के इन्होंने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया। अच्छा, जब होस्ट सेल में डाला तो ये जीन अब यहां टीआरएनए बनाएगी। अरे टीआरएनए की जीन है ये, तो यहां टीआरएनए बनाएगी, तो इस जीन से यहां टीआरएनए बनेगा। लेकिन खुराना साहब ने ये जो पहली आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, ये आर्टिफिशियली जीन सक्सेसफुल नहीं हुई थी और इसने टीआरएनए का फॉर्मेशन नहीं किया। पहली बार जब खुराना साहब ने जीन बनाई थी एलेनिन टीआरएनए की, वो सक्सेसफुल नहीं थी, 77 बेस पेयर की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं थी। बाद में खुराना साहब ने आर्टिफिशियली टायरोसिन टीआरएनए की जीन बनाई थी जिसमें 207 बेस पेयर थे, और इस जीन को उठा के जब इन्होंने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया, तो ये यहां सक्सेसफुली टीआरएनए बना रही थी। तो मुझे बताओ, पहली बार जब उन्होंने जीन बनाई काम नहीं कर रही थी, हो सकता है प्रमोटर की गड़बड़ हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बाद में खुराना साहब ने ही सक्सेसफुली टायरोसिन टीआरएनए की जीन भी आर्टिफिशियली बनाई थी। बिल्कुल आर्टिफिशियली बनाते थे, और खुराना साहब जब उस जमाने में बना सकते हैं तो आज के टाइम पे तो बनाना बहुत आसान है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहली जीन जो बनाई थी वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन बाद वाली काम कर रही थी। इन्हीं पॉइंट को हम लिख भी लेते हैं। He synthesized the gene coding for yeast alanine tRNA, which contained 77 base pair, but this gene was not function in the cell. वो सेल में काम नहीं करी थी। Later on, Khurana was able to synthesize functional tyrosine tRNA gene. अच्छा, और ये वाली कैसी थी? फंक्शनल थी, मतलब सेल में काम कर रही थी। और खुराना साहब जब उस टाइम बना लेते हैं तो आज के टाइम बनाना तो बहुत आसान है। Since then, a number of gene have been synthesized artificially. आज के टाइम पे आर्टिफिशियली हम बहुत सारे जीन बना रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका जीन बनाने का आर्टिफिशियली बना लो। बस आप क्या करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सीक्वेंस पता कर लो, और सीक्वेंस पता करने के बाद आर्टिफिशियली बना लो। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है। आर्टिफिशियल में क्या मेहनत भी नहीं लगती है, बस एक बार सीक्वेंस पता चल गई, उसको बना लो। बड़े अच्छे तरीके से आप यहां पर जीन बना सकते हैं। आजकल की कंपनियां तो इसी चीज पे फोकस करती है कि बस आर्टिफिशियली तैयार कर ले। तो मुझे बताओ, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने के 3 मेथड्स है। या तो हम रेंडमली ढूंढे, या सीडीएनए से बनाए, या एक और तरीका है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर ले, और बेस्ट तरीका आर्टिफिशियली बना लो। यह सबसे बढ़िया तरीका होता है। क्लियर? हम बच्चों टूल्स यहां पर बायोटेक के समझ रहे हैं। इन्हीं टूल्स में एक लास्ट टूल्स और आता है, होस्ट सेल। होस्ट सेल वो सेल जिसमें डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करेंगे। सेल इन विच डिजायर्ड जीन इज टू बी इंट्रोड्यूस, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये होस्ट सेल कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब इट में भी बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट हो सकती है, एनिमल की सेल हो सकती है, यीस्ट की हो सकती है, फंगस की हो सकती है। बस इतना ध्यान रखो, लिविंग सेल होनी चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो लिविंग सेल होस्ट सेल हो सकती है। तो होस्ट सेल पूछे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल आप एज ए होस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। क्लियर? यहां पर आकर मैंने बायोटेक में कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते ये क्लियर कर दिया। टूल्स समझ लिए, अब हम आगे इसकी स्टेप्स के बारे में समझेंगे।